समझ रहे हो? किसी बच्चे का देखो केमिस्ट्री सही होता है, किसी बच्चे का मैथ सही होता है, किसी बच्चे का फिजिक्स सही होता है। आपका जो भी सब्जेक्ट सही है ट्राई करो, अगर आप 11th में उसमें से ज्यादा अगर चैप्टर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। और जो तुम्हारा थोड़ा सा सब्जेक्ट वीक है, वीक बोले तो इतने ज्यादा सवाल वहां से तुम लोग नहीं बना पाते हो, तो उसका थोड़ा सा कम पोर्शन कर लो। आई होप यू आर गेटिंग। क्योंकि अगर मान लो एक सब्जेक्ट तुम लोगों का बहुत अच्छा है ना कोई भी, तो वो तुम्हारे मार्क्स बनवा देगा जेई के पेपर। वो केमिस्ट्री भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है और मैथ्स भी हो सकता है। ठीक है? और ये बातें ठीक है। सो जो मैं ये बातें बोलती हूँ ना, आप लोगों को समझना पड़ेगा उनको, है ना? नहीं तो फिर बाद में समझोगे तो देर हो जाएगी काफी। ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करती हूँ मैं आज की क्लास। ये थम्स अप देने से कुछ नहीं होता, माइक अनम्यूट करके यस मैम बोलना सीखो। ठीक है? Yes. हाँ अभी नाउ इट्स बेटर। ठीक है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, और थोड़ा सा मैं फिर बोल रही हूँ, अगेन आई एम सेइंग, जो आज मैं कराने वाली हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। किसी को खाना खाना है, पानी पीना है तो प्लीज अपने पास रख लो। क्योंकि अगर तुम थोड़ी सी भी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट क्या, कुछ 20 सेकंड के लिए भी चले गए इधर उधर तो गया हो गया फिर काम। समझ रहे हो? तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके समझने वाले हैं। आज हाइपर कंजुगेशन करेंगे, फिर हम लोग जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट कर लिया है उसको मिला के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लस हम एरोमेटिसिटी भी आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो आप लोगों को डीपीपी मिल रहे हैं वो अभी आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए मिल रहे हैं, तो प्लीज वो मेहनत से करना। उसके आंसर्स देख के करोगे तो कोई फायदा नहीं है जीओसी का। ठीक है? इतना टाइम मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो टॉपिक मैं करा रही हूँ एटलीस्ट वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ ये जीओसी अभी चलेगा, लंबा चलेगा, मतलब टोटल 3 लेक्चर और लूंगी मैं इस पे, आज का एक और आने वाले 2 लेक्चर। ठीक है जी? और क्वेश्चंस भी आप लोगों को आने वाले टाइम में यानी कि नेक्स्ट वीक से थोड़े से जेई लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे डीपीपी में। ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं फिर मेरा बेटा हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है? और अब तक मैं फिर बोल रही हूँ, अब तक जितना भी मैंने करा दिया है, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं कि डब्बा बना के लिख लो, ये नोट करके लिख लो, ये स्टार मार्क करके लिख लो, तो मतलब लिख लो। मैं अब फिर बोल रही हूँ, आप लोगों को अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि +I और +M दिखाते हैं। ठीक है? आज इसमें हाइपर कंजुगेशन भी ऐड हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो -I और -M एक्सर्ट करते हैं। और मैंने कहा था कि पावर आप लोग ध्यान रखेंगे, पावर किसकी ज्यादा होगी? पावर मीजोमेरिक इफेक्ट की ज्यादा होगी। किससे? बोलो। बाकी सबको आवाज आ रही है कि तू इतना दब दब के क्यों बोल रहे हो? मैंने कोई तुम लोगों को कुछ कहा है क्या? है? मीजोमेरिक की पावर ज्यादा होगी इंडक्टिव से। ठीक है? लेकिन हेलोजन, एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन में क्या होता है? इंडक्टिव की प्रायोरिटी ज्यादा होती है मीजोमेरिक से। ठीक है? उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं, और एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है? और अगर मैं वो बात करूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। यहाँ पे एक चीज जरूर लिखिएगा, नोट करके लिख लो, अपने डब्बा बना के नोट लिख के, जहाँ पे कल मैंने लिखवाया था कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस आर
डीएक्टिवेटिंग। वाई डीएक्टिवेटिंग? क्योंकि उसका हम माइनस आई इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। डीएक्टिवेटिंग, बट अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, किस वाले केस में? जो प्लस एम दिखाते हैं। जो प्लस एम दिखाते हैं उसमें जब वो वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग पे, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से खींचते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली आपका मेटा पोजीशन शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऐसी पोजीशन पे अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब रिंग को एक्टिवेट नहीं करे। रिंग को एक्टिवेट कौन करेगा? जो उसको देगा, जो उससे लेगा वो डीएक्टिवेट करेगा, और उसको हम मेटा डायरेक्टिंग भी बोलेंगे, यानी कि मेटा पोजीशन पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। हैलोजेंस डीएक्टिवेटिंग होते हैं क्योंकि मैं उसका माइनस आई कंसिडर कर रही हूँ डोमिनेटिंग, बट क्योंकि वो प्लस एम दिखाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है? उसके अलावा एक और चीज मैंने बोली थी, बताई थी कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, वेदर इट इज प्लस आई और माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। क्लियर है सबको? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि मैं इतना क्यों जोर दे दे के बोल रही हूँ, क्योंकि यही बच्चों यही चीजें काम में आएंगी। आप देखोगे आने वाले टाइम में 3-3.5 महीने बेटा हम सिर्फ ऑर्गेनिक में ही लगाएंगे ग्रेड 12। आप समझ रहे हो? तो सोचो 3-3.5 महीने में कितनी चीजें आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। तो ये वाली चीजें ही आएंगी हर चैप्टर में दोबारा 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 से। इसलिए कह रही हूँ डब्बे बना के, नोट बना के, स्टार बना के, जहां लिखना है लिख लो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा हाइपर कंजुकेशन। कल मैंने आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना सिखा दिया था, राइट? तो हाइपर कंजुकेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे थ्योरी बताने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। इफ यू वंस यू क्लियर द कंसेप्ट ना, देन यू कैन इजीली मेमोराइज दिस थ्योरेटिकल जो भी डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा हाइपर कंजुगेशन बेसिकली कहाँ कहाँ होता है, पहले आप ये समझो होता कैसे है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगी, सिंपल सा एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा बेटा सारे। देखो देख रहे हो आप लोग क्या किया मैंने? CH3 CH2 पॉजिटिव लिया है। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप लोग मुझे ये कंफर्म करके बताइए मेरा बेटा, क्या इस कार्बन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ मैम है। आप बहुत बार बता चुके हो कि अगर कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या है, उसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है ना? अब एक बात बताओ, अगर इसके पास खाली जगह है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहेगा। अगर मान लो कोई इसको देना चाहेगा तो लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा? मैम लेना चाहेगा। अब बात आती है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता कौन है? देखो यहाँ पे कहीं पाई बॉन्ड लोन पेयर तो कहीं नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, जो ये CH बॉन्ड है, कोई भी तुम CH बॉन्ड कंसिडर कर लो, 3 CH बॉन्ड है, तो ये CH पे क्या है? CH सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है उसमें। जो ये बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड, कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ओवरलैप से ही तो बना है। बोलो क्या कहते हो? यस सर। तो अब क्या होगा, जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करते हैं। कहाँ से कहाँ किया मेरा बेटा? सिग्मा CH से कहाँ किया? वेकेंट p ऑर्बिटल में। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि आपको बता देंगे, ऐसा एक एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ गई है। तो सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेकेंट p ऑर्बिटल में गई है। तो अब क्या होगा यहाँ पे मेरा बेटा? देखो ध्यान से, यहाँ पे तुमने क्या किया, एक हाइड्रोजन तो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई,
तो इसको कैसे दिखाओगे मेरा बेटा? अब यहाँ पे आप डबल बॉन्ड दिखाओगे, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे H+ ऐसे दिखाओगे, है ना। फिर और कैसे दिखा सकते हो, मान लो एक बार ये H गया, हो सकता है एक बार ये H चला जाए, है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक क्या पॉसिबिलिटी है मैम, ये भी जा सकता है ना, और ये भी जा सकता है। तो यानी कि कितने स्ट्रक्चर बना दूं मैं, 3 बन जाएंगे। अब मान लो ये वाला चला गया, नीचे वाला, है ना, एक और लगा लो। मान लो ये वाला चला गया, साइड वाला, क्या कहते हो? तो यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ा सा ध्यान से नजर मारो, क्या हुआ। अगर मैं तुम्हें बोलूं, जो मैंने ये एग्जाम्पल तुम लोगों को बताया है, और अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप देखोगे मैम पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ वाला कार्बन sp3 है, और अगर उस पे एक भी हाइड्रोजन है तो उस पे मतलब अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और मैंने कितने स्ट्रक्चर बनाए, 3 स्ट्रक्चर बनाए। तो यानी कि जितने मेरे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। और जितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतना ही आपके मॉलिक्यूल की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। बोलो यस। क्या ये पहला केस आप लोगों को समझ में आया कि हाइपर कंजुगेशन किस तरीके से हो रही है ना। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, आपको ये बना बना के नहीं दिखाने पेपर पे, पेपर में आपको ये बनाने नहीं आएंगे, पेपर में डायरेक्ट अच्छे लेवल के सवाल आएंगे। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि किस तरीके से हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता लगाना है कि इस मॉलिक्यूल में इतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो here are number of alpha hydrogen would be 3. So if there are 3 alpha hydrogen in a molecule, then you can draw 3 hyper conjugating structures. और जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल की क्या होगी मेरा बेटा, स्टेबिलिटी हो। जैसे हम जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। सेम यहाँ पे भी आप ऐसे ही इसको बताओ। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। इसको हम क्या बोलते हैं अब, हाइपर कंजुगेशन की जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना एक बार डेफिनेशन पढ़ो। हाइपर कंजुगेशन इज स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। स्टेबलाइजिंग मतलब सॉरी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या हो रहा है, कौन सी इंटरेक्शन हो रही है कि सिग्मा CH से उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा CH विद एन एडजेसेंट एम्पटी, हो सकता है कि वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, कार्बोकेटाइन के केस में हो सकता है पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल हो, ये आपका रेडिकल का केस होता है, विच आई विल डिस्कस इन फ्यू मिनट्स, और अ पाई बॉन्ड। मतलब इन तीनों में आप जो है हाइपर कंजुगेशन देख सकते हो, कार्बोकेटाइन वाले केस में, रेडिकल वाले केस में, और एल्कीन के केस में। ठीक है, मैंने अभी तक तुमसे कार्बोकेटाइन वाला शेयर मतलब समझाया है, अभी मैं तुम्हें रेडिकल और एल्कीन के केस में बताऊंगी कि किस तरीके से वहां पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। क्लियर है, बताइए। उसके बाद दूसरी बात बोलता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप ट्रांसफर करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो यहाँ पे देखो आप बॉन्ड नहीं दिखाते हो, देख रहे हो आप, क्योंकि ये तो हट गया ना H+2, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। इसका एक नाम भी है, इस इफेक्ट मतलब लाइक इसको बेकर नादन इफेक्ट भी बोल दिया जाता है। उसके अलावा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हाइपर कंजुगेशन उतनी ही ज्यादा होगी जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों नहीं कहते, मतलब वैसे आपको पता चल गया, आपसे कोई नहीं पूछेगा ना, इससे ये पूछेगा कि इसका दूसरा नाम बता दो, आपसे पूछे जाएंगे सवाल। ठीक है, और आप यही सीखने आए हो कि सवालों को कैसे अप्लाई करना है, जेई लेवल के क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको। ठीक है, चलिए आइए, पहला केस था। दूसरा केस क्या है, जहां पे मैं एल्कीन लूंगी। अब एल्कीन में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है। मान लो इसको मैं हाइड्रोजन A वाला ले लेती हूँ, ये B वाला, लेट्स सी ये C वाला।
ठीक है, और ये मैं ले लेती हूँ एल्कीन। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से क्या करेगी, शिफ्ट होगी इस वाले कार्बन पे, और जैसे ही इस पे शिफ्ट होगी तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो खाली जगह मिल गई। खाली जगह मिलते ही मेरा बेटा क्या होगा, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है तीनों में से कोई भी HA, HB, HC, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो सिग्मा CH से कहाँ जा रहे हैं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पे। मैम ये क्या है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये समझ में नहीं आया। इधर देखो ध्यान से, अगर मान लो किसी के पास पाई बॉन्ड है तो उसके पास पाई स्टार भी होगा। याद है एमओटी में हमने किया था कि अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार होगा, पाई है तो पाई स्टार होगा, याद करो। तो अगर Yes, पाई ma'am. बॉन्ड है तो इसके पास मेरा बेटा पाई स्टार भी होगा खाली, तो ये खाली और बाइटल में तो देंगे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही पाई स्टार में जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, आप लोगों को पता है ना, जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ये वाला देखो, पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसके दोनों के बीच में, अब नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालते हो तो क्या होता है, आपका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। तो अब कैसे दिखाओगे मेरा बेटा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर? ऐसे दिखाएंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे देखिए मेरा बेटा, दिख रहा है? ठीक है, सो आप लोगों को ऑर्गेनिक की फील लेनी है, ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, और कुछ बच्चे समझने के लिए कैसे दिखाते हैं, इधर देखिए एक बार, इसको इसको बना के रखना, इसको हटाना मत, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे समझने के लिए बेटा ऐसे समझ लेते हैं, अगर आपको भी समझना है समझ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये चीज हो रही होती है। आप ऐसे बोल सकते हो कि मैम जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे शिफ्ट हुई, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, और मैंने कहा था अगर पॉजिटिव चार्ज किसी पे आएगा तो कैसे भी करके उसके एडजेसेंट वाले पे नेगेटिव लेके आओ। नेगेटिव लाने का क्या मतलब है, ये ऐसे ब्रेक हुआ होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लिया होगा। क्लियर है? ऐसे समझने के लिए आप समझ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में समझ आ गया ना हो क्या रहा है, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। ठीक है, पाई स्टार में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। ठीक है जी, ऐसे ही आप कितने बना सकते हो टोटल, अब चेक करो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन दिस केस। मैंने कहा था एल्कीन के केस में आपको क्या करना, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन देखना, डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, ये भी है, जिससे मैं रेड से मार्क करूं। प्लीज फोकस होके सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पहले कभी नहीं पढ़ा तो सब कुछ आप लोगों के लिए नया है। अगर यहाँ पे देखो ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी, लेकिन इसके साथ कोई भी नहीं है, इसके साथ ये है। चेक करो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी। एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। लगा लिया डब्बे में? बोलो, प्रिंस लगा लिया, अंजलि, Yes, ma'am. साजिया, राहुल, नंदनी, नैतिक, Yes, ma'am. वेरी गुड, श्रुति, ओके Yes, ma'am. ठीक है, चलिए आइए, प्लीज थोड़ा सा बैठना एक्टिव होके। चलिए, क्योंकि आज की क्लास से जब जब आप जाओगे ना तो आपको लगेगा भाई क्या ही बहुत कुछ सीख लिया आप लोगों, बहुत कुछ जो आपको आगे काम आएगा बेटा। थर्ड केस है बेटा रेडिकल का केस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे इधर आओ, यहाँ पे रेडिकल है। रेडिकल का मतलब क्या हुआ, इसके पी और ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना? Yes.
तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है इसके पास, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा सी एच से कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल में। क्या कहते हो? यस मैम। बस हो गया। इसको कैसे दिखाओगे मेरा बेटा, कैसे दिखाओगे इसको? देखो इधर, इसको मैं अलग से दिखाती हूँ ताकि रफ में, रफ मतलब थोड़ा सा साइड में लिख लो इसको। ये है, तो क्या होगा, ये रेडिकल में टूट रहा है, देखो एक बार, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। देखो आइए ना, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो बस इसके टोटल कितने बन जाएंगे बेटा स्ट्रक्चर, देख लो, चेक करो, जैसे कार्बोकेटाइन वाले में देख रहे थे ना, वैसे इसमें देखो, जिस कार्बन पे रेडिकल है यानी कि इस पे, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है, कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमारे रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बोलो क्या कहते हो? यस डब्बे में Yes, बंद ma'am. कर लो, डब्बे में बंद कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे चलो, आइए। ओके, जैसे कि ये वाला देखो, ऐसे कोई अलग से केस नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है ना, टोल्यूइन है ये। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी आप हाइपर कंजुगेशन देख ही सकते हो, देख सकते हो ना, एल्कीन वाला ही तो सिस्टम हो गया देखा जाए तो ये। तो कैसे करोगे, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, देखना क्या यही बन जाएगा। देखिए सारे बच्चे, अब ये ऐसे होगा Yes, ma'am. तो क्या यही बन जाएगा? हाँ मैम, ये ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा। फिर आगे क्या होगा, बस इसको यहीं रोक दो, इसको यहीं रोक दो। क्या कहते हो? तो यानी कि आप लोगों को क्या दिख रहा है मेरा बेटा, कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाला केस है, टोल्यूइन वाला केस है, याद करो, यहाँ पे एक तो ये प्लस आई इफेक्ट भी दिखाता था मैम, है ना, लेकिन मैम आपने कहा था प्लस एम ये नहीं दिखाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। आज हमें ये भी पता चल गया कि हाइपर कंजुगेशन भी हो रही है, यानी कि ये प्लस एच इफेक्ट भी क्या करेगा, शो करेगा। तो मिथाइल के 2 इफेक्ट हो गए, कौन से वाले, प्लस आई वाले और प्लस एच वाला। गेटिंग माई पॉइंट? और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, वही सिग्मा सी एच से पाई स्टार में जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस Yes, ma'am. ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, चलो एक और करते हैं। देखिए, एक मेरे पास है बेटा CH3, एक मेरे पास है CD3, और एक मेरे पास है CT3, मतलब ट्रीटियम वाला। ठीक है, इसको भी ऐसे खोल लो। चलिए मैम, अब मुझे ये बताना है कि किस केस में हाइपर कंजुगेशन जल्दी होगा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। अब देखो मेरे पास CH बॉन्ड है, CD बॉन्ड है, CT है। आप लोगों को मैंने शायद कल बताया भी था, क्या बताया था कि पता नहीं बताया था नहीं, आई एम नॉट श्योर, कि CT की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है CD से और CH की सबसे कम होती है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, नहीं लिखवाया था तो लिख दो। यानी कि जो कार्बन और ट्रीटियम का बॉन्ड होता है वो छोटा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करवा रही हूँ सब में, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको सबसे पहले स्टेबलाइज करने के लिए कौन आएगा, CH वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन, CD वाले, या फिर CT वाले? सोच के बताओ।
जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा जल्दी ब्रेक, CH वाला, CD वाला या CT वाला? वेरी गुड, CH वाला। वेरी गुड, शाबाश, CH वाला, CH वाला। ठीक है, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? यहाँ से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी बना था रिसेंट ईयर में। ठीक है, धीरे धीरे वो आप लोगों को करवाऊंगी। इतना हो गया, बताइए, कंफर्म कीजिए। Yes. आज बच्चे ज्यादा आए हैं लगता है क्लास में। हाँ ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगी ताकि समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। चलिए एक सेकेंड बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपके पास एक तो ये है, ठीक है, यहाँ पे है CH3, एक है आपके पास ये CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है CH3 CH3 और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखेंगे, नहीं पॉजिटिव नहीं, ऐसे ही रखो उसको क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए हैं ना। फिर नेक्स्ट है, बनाइए, यहाँ पे C, मतलब कार्बन के ऊपर है 3 मिथाइल, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे है CH2 पॉजिटिव। अब हमें चेक क्या करना है, इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, यानी कि आपको ये बताना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले कैसे देखोगे आप, बताओ, कुछ आ रहा है समझ में, कैसे देखोगे आप? क्या आप मुझे ये बोलोगे कि मैम C वाला ज्यादा स्टेबल होगा? बताइए, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? बताइए, बताओ। देखो, अगर मैं इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर दिखाऊं तो क्या होगा, तुम्हें ये पता है ना, मैंने इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बोल दिया, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट वाले एटम पे क्या लाओ, नेगेटिव लाओ। तो इसको ऐसे ही ब्रेक करोगे सब में, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो इसको ऐसे ब्रेक करोगे सब में, देखिए एक बार, हाँ कि ना। और ये करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कंफर्म कीजिए सारे बच्चे, कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। Yes, ma'am. जहाँ पे मैंने रेड डॉट लगाई है वहां Yes, पे ma'am. पॉजिटिव चार्ज आएगा व्हेन यू ड्रॉ द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी व्हेन यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक बार बताओ, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब देखो ना कौन ज्यादा स्टेबलाइज है, पॉजिटिव चार्ज के साथ वाले कार्बन पे 3 अल्फा H है, यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो साथ वाले कार्बन पे 1 अल्फा H है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे एक भी अल्फा H नहीं है, मतलब 0 अल्फा H है। तो कहाँ पे, जहां पे लाल डॉट लगी हुई है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन उसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, CH3, बिकॉज इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 0 है, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा आपके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और उतना ज्यादा ये कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ऑर्डर वुड बी ABC। मेरे को पता है आप लोगों ने C क्यों बोला था, आपने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे ये देख लिया होगा कि मैम ये तो टर्शरी है। टर्शरी डिग्री पे पहली बात है यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं है, क्वेश्चन ही अलग है ये, ठीक है। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि इंडक्टिव इफेक्ट को आप नहीं, देखो अगर मैं बात करूं, मैंने तुम्हें 3 इफेक्ट पढ़ा दिए, एक मीजोमेरिक, इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन। जब प्रायोरिटी की बारी आएगी, जब पावर की बारी आएगी, तो किसको पावर दोगे सबसे पहले, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीजोमेरिक होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है, फिर इंडक्टिव होता है। तो आपको जब भी ऑर्गेनिक के सवाल कर रहे हो स्टेबिलिटी से रिलेटेड या एसिडिटी बेसिसिटी से रिलेटेड, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आप लोगों के दिमाग में सारी चीजें चलनी चाहिए। क्या यहाँ पे मैम मीजोमेरिक तो नहीं लग रहा, क्या मैम यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन तो नहीं लग रहा, क्या मैम इंडक्टिव तो नहीं लग रहा। अगर मीजोमेरिक लग रहा है तो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव का कोई लेना देना नहीं है फिर,
ठीक है जी। जब आप कंपेयर नहीं कर पाओगे तब फिर हम आगे वाले इफेक्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सोच रहे हो एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो सारे के सारे हैं, प्लस यहाँ पे क्या लग रही है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, I am. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करेंगे एंड दिस वाज योर पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू भी था। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करेंगे, एक से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी ही बतानी है, क्योंकि अब तुम 3 इफेक्ट पढ़ चुके हो तो तीनों को तुमने सोचना है, दिमाग से सोचना है, एक इफेक्ट के बेसिस पे नहीं सोचना है। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें देखूं तो क्या देखोगे, रेजोनेंस तो कहीं नहीं हो रही, तो हेल्प जाओ हाइपर कंजुगेशन पे। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9, यहाँ कितने हैं, 6, और ये कितने हैं, 3। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। बोलो हाँ के ना, ये समझ ही नहीं आ रहा मैं, लाइन क्या है, मैं लाइन क्या है, लाइन का मतलब समझ गए ना, दिस रिप्रेजेंट द कार्बन, CH3 CH2 पॉजिटिव है। बोल दो भाई। Yes, ma'am. Yes, I am. निंदों में तो नहीं हो, निंदों में हो तो समझ में नहीं आएगा। खुल के बोलो ना, ऐसे बोल रहे हो इतनी दबी आवाज में, मैं बोलूं ऐसे दबी आवाज में, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, आतेगी क्या मेरी समझ में? मैं कितनी जोर से बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ, ताकि उठ जाओ सोए पड़े हो तो। और तुम लोग ऐसे इतनी दबी दबी आवाज में बोलते हो जैसे अंदर से डर रहे हो, पता नहीं हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अरे जो है बोलो ना, एक्सप्लेन करो उसको, आगे जाके भी बोलना पड़ेगा तुम्हें। आगे किसी भी कॉलेज में तुम जाते हो तो वहां पे ऐसे के चुप बैठोगे क्या क्लास में बैक बेंचर की तरह, है? अभी से आदत डालो थोड़ा सा बोलने की सही से। चलिए आइए इधर देखो, ये भी सेम होगा, ये तो रेडिकल वाला है, सेम वही होगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। चलिए ये वाला बताइए बेटा, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, CD3 या CH3 वाला? CH3 वाला। CH3. वेरी गुड, बिकॉज CD का बोन स्ट्रेंथ क्या है, CH से ज्यादा है, तो CH वाला बोन कंपैरेटिवली जल्दी ब्रेक होगा एज कंपेयर टू CD। ठीक है, तो बोन स्ट्रेंथ। चलिए आगे आइए, ये वाला क्वेश्चन करना एक बार, अभी करो। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो आपके पास 2 ही इफेक्ट बचे, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। पहले आप हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, अगर उससे आंसर नहीं आएगा देन गो टू द इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए करिए सवाल, ये वाला करिए सवाल। सुनिधि आज भी नहीं आई ना? हुआ किसी का कुछ पहुंचे? ए वाला क्या लग रहा है प्रिंस, क्या लग रहा है? मैम फर्स्ट स्टेबल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन पे देख लो पहले तो। 3 ये यहाँ पे है देखो कार्बोकेटाइन, तो इसके साथ वाला कार्बन ये होगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो कितने हो गए, 7। यहाँ पे चेक करो, अरे ऐसे चुप क्यों बैठे हो भाई, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ वाला कार्बन 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 अल्फा है। यहाँ चेक करो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक ही है, यानी कि एक। ठीक है,
वैसे ये इंडक्टिव से भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों की गंदी आदत नहीं डालूंगी, पहले आप हाइपर कंजुगेशन ही देखोगे। आफ्टर दैट अगर आंसर नहीं आया, गो टू द इंडक्टिव वाला। इसमें बताओ, अब देखो ना, इसमें दोनों ही क्या है, टर्शरी। अब कैसे बताओगे, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट से तो गलत ही आएगा सवाल। चलो भाई बताओ। बी वाला ज्यादा। बी वाला स्टेबल है ज्यादा। सेकंड। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कितने हो गए, 4। और यहाँ पे देखना 3 है ना, 2 5 और एक ये 6। 6। ठीक है, नीचे वाला कर लोगे, हो जाएगा। हाँ बस Yes, thumbs up दे ma'am. दो मेरे को। यस मैम। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, आदित्य हो जाएगा, देवांशी, नंदिनी, Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अभी मैंने बताया था, अगर, क्योंकि अगर आप पहले तो देखो क्या देखोगे, रेजोनेंस हो रही है, नहीं हो रही है तो हाइपर कंजुगेशन पे जाओ, फिर इसके बाद इंडक्टिव पे जाओ। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, ABC, तो कहीं पे भी रेजोनेंस तो नहीं हो रही, यानी कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर चेक करो। तो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, फिर बोल रही हूँ, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 6 7 8 9 10। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये वाला साथ वाला कार्बन, ये वाला साथ वाला कार्बन, इस पे 2 लगे हैं, तो आपको ये काउंट करने आने थे, कितने हो गए, 4 और 2 6, 5 या 6 बेटा। मैम 6। यहाँ देखो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, एक तो ये और ये वाला भी अल्फा है, तो कितने हो गए, 3। तो किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 10। फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या हो गया, यहाँ तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, ये ऐसे लगा लो, चेक करो किसकी ज्यादा होगी। आपको पेपर में CH3 नहीं लिख के देगा, वो कहीं आप सोच रहे हो, ऐसे ही आएगा आप लोगों के पेपर में बॉन्ड लाइन से, वो मेंशन नहीं करके देगा कार्बन कहाँ है। हाँ जी, बी वाले में मैम ज्यादा। सेकंड होगा। वेरी गुड, सेकंड वाले। क्यों, क्योंकि ये देखो ना, ये कार्बन है, ऐसे है ये बेसिकली। ठीक है, तो ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 3 और 3, कितने हो गए, 12। यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे 1, तो 4। तो आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये बॉन्ड लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना देखने में तुम लोगों को, क्योंकि पेपर में बेटा ऐसे नहीं लिख के मिलेगा आपको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन थोड़ी ना लिख के मिलेगा, ये तो इवन CUT के एंट्रेंस में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको आना चाहिए सब। चलिए और करते हैं, यहाँ पे भी तुम क्या देखोगे, पहले रेजोनेंस देखो कहीं हो रही है तो, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। चलिए शुरू हो जाइए ऊपर वाले में। नैतिका आप बताओगे मेरे को, ठीक है। बताओ बताओ बताओ, कुछ भी बोलो, आंसर ना बताओ, कुछ तो बताओ, क्या लग रहा है, या सो गए लस्सी पी के, बताओ। आदित्य आप बताओगे क्या लग रहा है बेटा।
प्रिंस का तो हो गया, ठीक है। एनीवन, कोई भी? आदित्य, देवांशी, श्रुति, कहाँ हो आज तुम? श्रुति, अंजलि, श्रुति, अंजलि, श्रुति, स्मृतिका, सादिया, दिव्यांश। सोचो भाई क्या होगा। रेजोनेंस हो रही है तीनों में से कहीं पे भी? हो रही है रेजोनेंस? मैम ए और सी। मैम ए और सी में हो रही है। वेरी गुड, ए और सी में हो रही है, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ नहीं हो रही है तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, तो बी को तो सबसे पीछे फेंक देना आप लोग, ठीक है। बी तो सबसे गया, ए और सी आएगा। अब ए और सी में रेजोनेंस से तो आप नहीं कर सकते हो, देख सकते हो। अब आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे, तो कितने हैं? डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, एक तो ये है ना, एक ये, और इसके साथ वाला ये, तो कितने हो जाएंगे? 2 2 4 और 3 7। यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रही है और 7 अल्फा हाइड्रोजन भी है। यहाँ चेक करो, डबल बॉन्ड के साथ वाला यानी कि ये, डबल बॉन्ड के साथ वाला यानी कि ये, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस हो रहे हैं। तो कौन जीत गया? ए वाला, फिर सी वाला और फिर बी वाला। क्लियर है? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके भी क्या ही करोगे, कर लो, करना है तो 2 और ये 3। देखो बी और सी में दोनों में 3 आ रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, बट सी वाले में क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है, तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए मेरे को, क्वेश्चन नंबर 2 वाला, ए और बी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं दोनों में? ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, देखो ये रहा, और इसके रिस्पेक्ट में ये रहा, तो यहाँ पे भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी देखो 4 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे बताएंगे फिर? रेजोनेंस हो रही है क्या कहीं पे? मैम ए में हो रही है। ए में हो रही है, हो तो Yes, बी ma'am, में A भी में। रही है, ये देखो इसमें भी हो रही है, बट ये आगे तक जा रही है, देखो ना, ये दूसरे स्ट्रक्चर में भी हो रही है। ठीक है। तो ए वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है मेरा बेटा। यस, ए इज ग्रेटर देन बी, हो जाएगा। चलिए अब कुछ हम लोग अच्छे लेवल के सवाल करेंगे थोड़े और। पहला, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, अब जितने भी मैं 1 2 3 क्वेश्चन कराऊंगी। देखो, करो एक बार, ट्राई करो, अपने आप करो, मारो ट्राई। स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग एल्कीन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी जो है वो बतानी है। रेजोनेंस तो कहीं नहीं हो रही ना, आपको हाइपर कंजुगेशन देखो फिर फटाफट से सब में। शाबाश बच्चों, आप लोग जब जो क्लास में आते हैं, इतना तो मैं समझ रही हूँ, आप डेली क्लास में इसलिए आ रहे हैं बिकॉज यू आर सीरियस अबाउट योर ग्रेड 11 प्रिपरेशन। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अपना 2 घंटा सुबह बैठते हो, मतलब दिन में बैठते हो, फिर 3 घंटा आप शाम को बैठते हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो प्लीज उस मेहनत को बेकार मत हो जाने दो, वेस्ट मत हो जाने दो। प्लीज क्लास में आते हो तो पढ़ाई करो, क्योंकि देखो फुल अटेंडेंस का अवार्ड तो स्कूल में मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा फुल अटेंडेंस का अवार्ड। अगर मिलेगा भी तो उस बच्चे को मिलेगा जो क्लास में भी थोड़ा सा एक्टिव रहता है, काम करता है, वो टीचर को दिख जाता है। तो प्लीज आते हो तो प्लीज समझ के जाओ टीचर क्या करवा रहा है। अगर आपको नहीं कोई बात समझ में आ रही है तो पूछो मेरे से। ऐसे सिर्फ क्लास में आने से नहीं होगा कुछ भी, आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना पड़ेगा। क्या लग रहा है बच्चों यहाँ पे? कृतिका ए क्यों आएगा? मैम क्योंकि इसके साथ CH3 ए क्यों बोल रहे हो? अच्छा ए, तो यहाँ पे सेकेंड कृतिका, मेरे को तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आई, क्या बोला तुमने? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 6 और 6 12,
ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 3 3 6 और 1 3 9, यहाँ पे कितने हैं 6, तो सबसे ज्यादा सेकंड में है, फिर फोर्थ में है। चलो इससे तो तुम्हारा आंसर तो आ गया, लेकिन अगर मान लो पेपर में फंसा दिया और तुम्हें यहाँ पे फंसा दिया फर्स्ट और थर्ड में, फिर कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। सुनो अब कैसे करोगे। फर्स्ट में क्या है, अगर मैं इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो इधर आना एक बार, ऐसी बनेगा, बोलो। और अगर मैं फोर्थ वाले का बनाऊं तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, नहीं थर्ड वाले का, क्योंकि थर्ड वाले में है ना, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सॉरी, फर्स्ट वाले में जो आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी डिग्री कार्बन आयन बनेगा आप लोग। गेटिंग माई पॉइंट, व्हेन यू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन ना, तो ये सेकेंडरी डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, बना के देखो। और यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा वो प्राइमरी डिग्री बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट। और आपको पता है प्राइमरी वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी वाले से। दैट इज वाई जो आप लोगों का थर्ड वाला होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एल्कीन। अब तुम पता है ऐसे नालायक को ना बना के भी नहीं देखोगे कि मैम सेकेंडरी बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, बस मैंने बोल दिया और वो पत्थर की लकीर हो जाती है तुम लोगों के लिए। बन रहा है कि नहीं बन रहा सेकेंडरी, थम्स अप क्यों देते हो, मुंह से बोलो ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा। अरे जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से नहीं है क्या अटैच, मैम है। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो कि ये सेकेंडरी है। क्या मैंने नहीं है बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है। यहाँ पे जब तुम कार्बन में नेगेटिव चार्ज लाओगे तो उसके साथ वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा तो प्राइमरी होगा। ठीक है, और प्राइमरी कार्बन आयन मैंने बताया था ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से। अब किसी को ये दिमाग में आए ही नहीं, मतलब लाइक किसी को भूल गए हो कि मैम प्राइमरी कार्बन आयन ये कब बताया था आपने, तो जाओ पन्ने पलटो पहली क्लास के या दूसरी क्लास के, वहां पे मिलेगा तुम्हें ये। आ जाओ ये वाला सवाल करते हैं। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022-23 में आया था ये, दोनों में से किसी एक साल में। ध्यान से देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, देखो सभी, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। देखो एक बार कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बताया था मैंने, किस पे डिपेंड करती है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी साजिया, अरे बता दो। श्रुति किस पे करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिपेंड, मैम माइनस आई इफेक्ट। चुप कर है, कुछ तो बोले। ये क्या लिखवाया मैंने आपको आते ही, माइनस आई और माइनस एम, माइनस एच हम नहीं पढ़ते हैं और ना ही मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है। अब देखो ना, सबसे पहले आप ये देखो CH3 का कौन सा, देखो अब सब में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे सबको बताओ। जो ये ग्रुप लगे हुए हैं इसके बेसिस पे ही कंपेयर कर पाओगे। तो CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई और बोलो प्लस एच। प्लस है। NO2 कौन सा दिखाता है, बोलो बोलो खुद से बोलो, माइनस माइनस आई और माइनस एम। और OCH3 कौन सा दिखाता है, प्लस एम भी दिखाता है और माइनस आई भी। अब तुम मुझे ये बताओ प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, मैम हम देते हैं हाइपर कंजुगेशन को, मीजोमेरिक को और मीजोमेरिक को। अब तुम लोगों को अच्छे से पता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी माइनस एम और माइनस आई की, उसमें भी माइनस एम ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो थर्ड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर प्लस एच और प्लस एम तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं, घटा देते हैं, तो सेकंड और फोर्थ तो बाद में आएगा और बीच में क्या आ जाएगा, फर्स्ट। क्यों फर्स्ट आ जाएगा प्रिंस, CH3 प्लस एच दिखा रहा है, वो तो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है बेटा।
समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. तो और अब हम बात करेंगे सेकेंड और फोर्थ में कैसे बताओगे? मैम ये तो दोनों ही डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कौन स्टेबिलिटी को कम कर रहा है? प्लस एम वाला, बिकॉज प्लस एम वाले का पावर ज्यादा है, तो उसका पावर ज्यादा है कार्बन आयन को स्टेबिलिटी को कम करने का। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? थर्ड, फर्स्ट है क्या ऐसे ऑप्शन? सेकेंड, फोर्थ? D. थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। तो आपके सवाल ऐसे ही आएंगे पेपर। और मैंने जीओसी की वेटेज बताई थी ना, 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, तो रेडी रहो ऐसे सवालों के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करते कहते पहले आपको करते कैसे हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किस पे डिपेंड करता है, ये दिमाग में होना चाहिए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, फिर उनको लगाओ। जो जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कौन कौन से इफेक्ट दिखाते हैं, पहले वो लिखो। फिर उसमें से जो डोमिनेटिंग है वो लिखो, फिर आप कंपेयर करो। मीजेमरिक को पहले प्रायोरिटी दोगे, हाइपर कंजुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब सब में क्या है? N2 प्लस N2 प्लस N2 प्लस, यानी कि यहाँ पे आपको ये देखना है कौन N2 प्लस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा वही ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो चेक करो कौन ज्यादा कर पाएगा। लिखो जैसे मैंने अभी पहले लिखवाया तुम लोगों को, अपने आप लिखो। साढ़े 3 तक लूंगी बेटा क्लास। पहले तो ये लिखो, ये ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट दिखाते हैं बेटा। OCH3 कौन सा दिखाता है? क्या नाम है श्रुति? तो प्रिंस आप बताओ OCH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है? Plus M. प्लस एम। माइनस आई भी दिखाता है, बट प्लस एम वाला डोमिनेटिंग होता है। NO2 माइनस एम माइनस आई दोनों दिखाता है, लेकिन माइनस एम वाला उस पे होगा, मतलब डोमिनेटिंग होगा। ये देखो CN माइनस एम और माइनस आई दोनों दिखाता है, बट माइनस एम डोमिनेटिंग होगा, बेचारा कुछ नहीं दिखा रहा। तो प्लस एम वाले ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, तो यानी कि ए तो सबसे पहले आ जाएगा। माइनस एम वाले तो पीछे फेंक दो पीछे, बी और डी को पीछे फेंक दो, सी वाला बीच में आ जाएगा। अब तुम्हें ये देखना है कि बी और डी में से कौन आएगा। एक बार बताओ, अब दोनों ही माइनस एम लगा रहे हैं, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं वाया रेजोनेंस, तो होगा क्या? अब यानी कि आपको किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इनको? माइनस आई के बेसिस पे। अब माइनस आई किसका ज्यादा होता है? पावर ऑफ माइनस आई बताया था मैंने, NO2 का ज्यादा होता है CN से। तो यानी कि ये तो भाई बहुत ही भयंकर तरीके से डिस्टेबलाइज करेगा। तो बी तो क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा, और डी क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। प्रिंस आपने बिल्कुल ठीक बताया था बेटा, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, बहुत ही सही पकड़े थे। लेकिन ना ये वाले कॉन्सेप्ट्स भूलने का भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। अगर आप टाइमली नहीं रिवाइज करोगे ना, और टाइमली मतलब लाइक मैं DPP दूंगी, साथ साथ उसको सॉल्व कर लेना, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी ये चीजें। और ऑर्गेनिक तो एक ऐसी चीज है, आपको एक बार दिमाग में फिट हो गई ना ये बातें, सही बता रही हूँ, 2 बार भी रिवाइज करोगे ये आपके सालों साल आपके दिमाग में रहेंगे ये चीज। ठीक है, तो इतना पावर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इतना एडवांटेज है। इनऑर्गेनिक में तो आप लोगों को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपने कर लिया 2 बार और क्वेश्चन लगा लिए, बहुत सही, फिर तो क्वेश्चन लगाते जाओ बस। ठीक है, हर एक चीज बेटा प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस करोगे तो कोई चीज क्यों नहीं होगी तुम लोग। ठीक है, अब मेरे को पता है आधी से ज्यादा जनता को ये 2 क्वेश्चन आसानी से समझ में नहीं आए। मैंने बोला फिर भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने समझा, तो आप लोग ये घर पे जरूर करेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मैं बता दे रही हूँ, ऐसे ही आएंगे। ठीक है, अब देखो ना 2022 में आया था ये, सोचो 2024 में अगर ये वाला क्वेश्चन आया होगा, थोड़ा लेवल बढ़ाया होगा उन्होंने क्वेश्चन। मैं अभी तुम्हें इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि पहले थोड़ी चीजें और समझा दूं तुम्हें। तो प्लीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है। तभी मैंने कहा था, जो मैंने बताया था ना, एटलीस्ट वो याद कर लो, माइनस एम माइनस आई और किसका पावर ज्यादा होगा, बस
अब चलती हूँ बेटा मैं एरोमेटिसिटी पे। एरोमेटिक मैंने तुम्हें शायद कल कहा था कि मैं तुम्हें देखना सिखाऊंगी, अगर तुम्हें बहुत सारे कंपाउंड्स दे देंगे तो तुम कैसे पता लगा पाओगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो मेरा बेटा इसके लिए कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनो। पहली जो 3 कंडीशन है वो तुम्हारी दोनों के लिए फॉलो होंगी, चाहे आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक। सबने बेंजीन सुना होगा, एरोमेटिक होता है, लेकिन बेंजीन के अलावा और भी कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं मेरा बेटा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि आपका जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, साइक्लिक है या नहीं, एटलीस्ट एक रिंग तो आपकी साइक्लिक होनी चाहिए। ठीक है, और पूरे कंपाउंड में क्या होना चाहिए आप लोगों का, जो भी आपने कंपाउंड लिया है पूरे में रेजोनेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधी जगह से हो रहा है आधी जगह से नहीं हो रहा। मान लो ये है और एक ये है, तो यहाँ पे देखो पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रही है ना, यहाँ पे सिर्फ यहाँ हो रही है, तो पूरे रिंग में रेजोनेंस होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सेम एंटी एरोमेटिक में भी कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। आपका जो मॉलिक्यूल, आपका जो कंपाउंड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, प्लेनर होना चाहिए। जब तक प्लेन में नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगी वहां पे। ठीक है, अच्छा मैम। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक हो तो वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना, आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर एक बात बताओ, n अगर 0 होगा तो मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, और अगर 1 होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 होगा तो 10 पाई। यानी कि अगर किसी में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई या 2 पाई, और ऊपर वाले और वो वाले जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है, कंडीशन है, तो यानी कि वो एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। एंटी एरोमेटिक में हक्कल रूल नहीं होता है। हक्कल रूल का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। बट एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, सारी चीजें सेम होंगी ऊपर 3 वाली, लेकिन इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने, 4n। और n जो होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे 4 की टेबल है ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो, तो ये होना चाहिए, तो वो एंटी एरोमेटिक वाली कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर है। लेकिन मैं इसको कैसे समझाती हूँ, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, आपको ये बार बार ध्यान रखने की जरूरत नहीं है 4n+2। हाँ वैसे आपको पता होना चाहिए, बट बार बार ये 4n+2 पाई का झंझट छोड़ो। अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉलो हो रही है एरोमेटिसिटी में तो बस आप चेक कर लो कि आपके कंपाउंड में ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है या नहीं है। अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो मॉलिक्यूल क्या होने वाला है तुम लोगों का, एरोमेटिक होने वाला है। अभी मैं एग्जांपल भरपूर कराऊंगी, टेंशन मत लो। और अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ये कंडीशन शुड बी, मस्ट बी फॉलो, पहली स्टार्टिंग 3 दोनों में। अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, कैलकुलेट कर लो 2 4 6, तो आपका क्या होगा, वो पाई बॉन्ड बोला, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर मान लो, अब ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि मैम रेजोनेंस होनी चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक होनी चाहिए रिंग, और प्लेनर होना चाहिए। अगर मान लो आपके लेट्स से कि आपके मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी ही नहीं है, मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, फिर नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 वाले नॉन प्लेनर होते हैं ना, प्लेन में कहाँ होते हैं, याद करो टेट्राहेड्रल, 2 प्लेन में, एक मेरी तरफ है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक मेरे से दूर है। ठीक है, वन ऑफ द, ये हमेशा नहीं है, एक्सेप्शंस भी है। मैं फिर बता रही हूँ, एरोमेटिसिटी में अच्छे अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, एक्सेप्शंस भी आएंगे, जहां तुम्हें लगेगा एरोमेटिक है बट होगा नहीं, जहां तुम्हें लगेगा एंटी एरोमेटिक है होगा नहीं, वो वाले कुछ स्पेशल केस हैं, वो आप लोगों को मैं लिखवाऊंगी। और बेटा अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक बेटा सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, इवन वो तो लो टेम्परेचर पे भी डाइमर बना लेता है, इतना अनस्टेबल होता है। ठीक है, उसके अलावा बीच में आ जाएगा तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। जहां पे भी तुम्हें एंटी एरोमेटिक दिखे उसको लगा देना पीछे। ठीक है, लगा देना पीछे। अब तुमने क्या किया, 3 तरह के इफेक्ट पढ़ लिए, कौन कौन से, 4 तरह के, एरोमेटिक,
अभी मैं बताऊंगी भी सी कैसे देखना है। मीजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। अब अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी दिस। डब्बा बनाओ। यही टाइम है बेटा 11th को स्ट्रॉन्ग करने का। मैं फिर बता रही हूँ, दिन नहीं आएंगे। देखो ना, टाइम ही कहाँ मिलेगा 11th कराने का टीचर को। टीचर ओनली शेयर फिर रिकॉर्डिंग आप लोग। तो दिस इज द राइट टाइम टू इम्प्रूव योर ग्रेड 11 के टॉपिक्स। और ऑर्गेनिक है ऐसी, ऑर्गेनिक है ऐसी। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, अरे हमसे ना हो पाएगा, पता नहीं क्यों ऑर्गेनिक से बहुत डरते हैं। मैं कभी भी मैं डायरेक्ट बोलूंगी, ऑर्गेनिक है ऐसी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक में, मेहनत इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। बैठ के आपको इनऑर्गेनिक, तभी तो अब इनऑर्गेनिक करा रही हूँ मैं। इनऑर्गेनिक में इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता कुछ। आपका जो केमिस्ट्री में आपको टाइम लगाना है, ऑर्गेनिक में लगाओ, बहुत टाइम लगाओ। लगाओ क्वेश्चन, लगाओ बहुत अच्छे अच्छे लगाओ क्वेश्चन। पहले मॉड्यूल के लगा लो, मतलब जैसे भी है क्वेश्चन लगाओ। देखो आओ कर लेते हैं इनको। देखो ये मैं करवाती हूँ और आपको समझाती हूँ कि मतलब क्या है। आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में क्लासिफाई करना है। सबसे पहले तो मैं इस पे आती हूँ, ए वाले पे। ध्यान से देखो इसको, ए वाले को। पहले देखो साइक्लिक है, हाँ मैम है। रेजोनेंस है क्या, हाँ मैम है। फिर आओ, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, हाँ मैम है, एक है। तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक। फिर आओ, रेजोनेंस है, साइक्लिक है, हाँ मैम है। अब चेक करो कितने पाई बॉन्ड है, एक। नेगेटिव को मैं फिर बोल रही हूँ, जहां पे भी नेगेटिव चार्ज देखोगे उसका मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 पाई बॉन्ड। तो उसको भी पाई बॉन्ड की तरह कंसिडर आप करोगे, ठीक है, वाइल सोल्विंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, एंटी एरोमेटिक। कोई नहीं, टाइम पहली बार देख रहे हो, इट्स ओके, आ जाएगा समझ में। यहाँ पे आइए, मैम साइक्लिक तो है लेकिन रेजोनेंस नहीं है। और देखो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको नॉन एरोमेटिक वाली कैटेगरी में आप डाल। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से। यहाँ पे भी देखो साइक्लिक है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है लेकिन पूरे सिस्टम में नहीं है। ये वाला देखो sp3 कार्बन है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉन प्लेनर है ये मॉलिक्यूल, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये वाला कार्बन देखो sp3 है, कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा बच्चों, नंदनी? नॉन एरोमेटिक। एफ वाला बताना, एफ वाला कौन सी कैटेगरी में आएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। बोलो बोलो, एरोमेटिक। पहले देखो साइक्लिक है, हाँ मैम है। कंजुगेशन है, हाँ मैम है। ये यहाँ पे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और ये ध्यान रखना, ये sp3 नहीं sp2 है, ठीक है। एक नंबर मतलब ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो गया। ये साइक्लिक है, कंजुगेशन है, लेकिन इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है। तो अब लोन पेयर को आप क्या बोलोगे, मैम 1 पाई बॉन्ड है, तो आप इसको एरोमेटिक लिख के आओगे। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ध्यान से देखो यहाँ पे, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रिंग के साथ प्लेन में नहीं होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर, क्योंकि नाइट्रोजन के जस्ट बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है। तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रिंग के साथ प्लेन में नहीं है, इस तरीके से है थोड़ा। तो अगर प्लेन में नहीं है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रेजोनेंस में, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। कहाँ है, जगह ही नहीं है, कहाँ लिखूं? चलो कोई नहीं, यहाँ लिखवा दूंगी। लिखो,
नोट करके, अगर नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन के साथ, साथ लिखो, अगर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छे से लिख लो, मैं इसको जब नोट्स दूंगी ना अच्छे से लिख के दे दूंगी इसको, ठीक है। चलिए आइए, कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मैं फिर बोलूं, नोट और डब्बा बना के लिखना है। आइए यहाँ पे चेक कीजिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ध्यान रखना अगर किसी के पास 2 लोन पेयर है तो एक टाइम पे एक ही जाएंगे रेजोनेंस में। साइक्लिक है, रेजोनेंस भी है, देखो तो 3 पाई बॉन्ड हो गए, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है यहाँ पे 3, लोन पेयर के नाम का 1 पाई बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक। यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन इसके कहीं साथ में नहीं लगा हुआ डबल बॉन्ड, तो ये भी एरोमेटिक वाला केस हो जाएगा। साइक्लिक है, कंजुकेशन है, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, लोन पेयर को आप 1 पाई बॉन्ड कंसीडर करो। सल्फर के पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, सेम ऑक्सीजन वाला केस हो जाएगा। ठीक है, इनके नाम भी आप लिख सकते हो, ये होता है फ्यूरान, ये होता है पाइरोल और ये होता है थायोफीन। उसके बाद पिरिडीन, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है तो यानी कि ये तो नहीं करेगा पार्टिसिपेट, तो देखो कितने पाई बॉन्ड है, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये वाला देखिए, ये वाला तुम लोग मुझे बताओ, पिरिमिडीन बोलते हैं इसको, ये वाला बताओ 7 वाला पिरिडीन के होगा कि नहीं होगा, बताओ। दोनों। हैं, होगा मैम। अरे तेज की क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग, मैं कैसे सुनूं तुम्हारी बात, बोलो। मैम होगा। मैम होगा। होगा, 2 चीजें होंगी, होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, एरोमेटिक, एंटी या नॉन एरोमेटिक। मैम एरोमेटिक। एरोमेटिक। हाँ, क्योंकि जो नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर है, देखो ना नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ ये पाई बॉन्ड करेंगे पार्टिसिपेट। साइक्लिक है, कंजुकेशन में है, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। यहाँ पे चेक करिए, ये नाइट्रोजन वाले तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेकिन सल्फर वाले करेंगे, तो ये भी करेगा, ये भी और ये भी, यानी कि वही एरोमेटिक हो जाएगा। 3 पाई बॉन्ड है, साइक्लिक है, कंजुकेशन है, बल्ले बल्ले हो गई, एरोमेटिक हो गया। बोलो, ऐसे करना है इनको, ठीक है। चलिए ये वाले करिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऊपर, ये आप खुद करिए अब। गलत आएगा तो कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं बैठा बताने के लिए, लेकिन जो आप सोच रहे हो उसी के हिसाब से मार्क करना, बाकी फिर कल ही करवा पाऊंगी, मतलब अभी टाइम नहीं है ना। हालांकि मैं आपको डीपीपी दे दूंगी, जितने बने कर लेना, वरना नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट वाला बताइए क्या होगा, एरो, एंटी या नोन। एरोमेटिक। तेज की, हाँ तेज की आवाज आ रही है ना, जैसे प्रिंस की बोल रहा है एरोमेटिक, अगर गलत भी आ रहा है तो गलत भी बोल सकते हो, ठीक है। रेजोनेंस में है, कंजुकेशन में है, साइक्लिक है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, ओड नंबर ऑफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को आप 1 पाई बॉन्ड मानोगे, एरोमेटिक। ये बड़ा वाला बताइए, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है। 1 2 3 नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड कंसिडर करो, देखो ना रेजोनेंस हो रही है, देखो, ठीक है। यहाँ पे भी हो रही है, इस साइड भी हो रही है, ऐसे भी हो रही है। इसको थोड़ा सा ठीक करके देखोगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, देखो इधर, यहाँ पे देखो, इसके साथ वाला, ये देखो,
ओ नहीं, एक सेकेंड मैंने ये गलत देख लिया। अरे भाई साहब, ये वाले कार्बन को तो मैं भूल गई। ये देखो, चमकता हुआ sp3, चमकता हुआ sp3 नॉन एरोमेटिक। कोई रिंग में नहीं हो रही है रेजोनेंस। देखो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, लेकिन ये वाला तो बच गया ना, ये नहीं है रेजोनेंस में, नॉन एरोमेटिक होगा। ये वाला बताओ, सी वाला, एरो, एंटी या नॉन? एंटी। वेरी गुड। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इफ यू नीड एक्सप्लेनेशन देन आस्क, ठीक है। ये वाला बताइए। नॉन। वेरी गुड। नॉन। ये वाला बताइए, ई वाला। एंटी। ये बताइए, एरोमेटिक। वाई? मैम बोरोन के बाद में 1 लोन पेयर होगा। नहीं, 1 कैसे होगा? बोरोन के पास कब से प्रिंस लोन पेयर होने लगा? सॉरी सेकंड प्योर वेकेंट है, वेकेंट। लेकिन लोन पेयर नहीं है, ये रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट कर, इसके साथ कर रहे हैं, देखो ये। लेकिन पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 ही हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक वाली में आ जाएगा, ठीक है। सो एंटी एरोमेटिक में आएगा। देख के मत बोलो सारे बच्चे एक दूसरे को। आ जाओ इधर, यहाँ पे ये बताओ। नॉन एरोमेटिक। पहले वाला नॉन है, और दूसरे का नाम जरूर लिख लेना, नाम से आता है पेपर में सवाल। ये sp3 नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, बहुत स्टेबल होता है, हद ज्यादा स्टेबल होता है ये। और ये देखो एरोमेटिक, देख रहे हो ना? मैम दूसरे का नाम क्या लिखा है? हाँ जी बेटा, मैम नाम क्या लिखा है दूसरे वाले का? ट्रोपोलियम कैटायन, ट्रोपोलियम होता है, TROPYLIUM। मैं एक बार स्पेलिंग भी एक बार देख के एग्जैक्ट बता देती हूँ, इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम इसका। यही होता है ट्रोपोलियम कैटायन, ठीक है। चलिए अब बाकी मैं कल कराऊं। समझ में आ गया? वाई फर्स्ट वाला नॉन एरोमेटिक, सेकंड वाला एरोमेटिक, रेजोनेंस में है, साइक्लिक है, 3 पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक। यहाँ पे भी देखो सारे इसके साथ कॉन्जुगेशन में, देखो ना पूरा साइक्लिक सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, 3 पाई बॉन्ड है, तो एरोमेटिक होगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को कल कराऊंगी, थोड़ा सा रहता है बेटा ये, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डीपीपी तो दे दूंगी इसकी, लेकिन आपसे जितने बने उतने ही आप लोग कर लीजिएगा। प्लीज आंसर देख के मत अपने आप को कन्विंस कर